आदर्श ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगला हमारा टॉपिक है संधि डायोड समीकरण। पीएन संधि डायोड से संबंधित है संधि डायोड समीकरण। आइए सबसे पहले हम संधि डायोड का डायग्राम बनाएंगे। आप सभी साथ साथ में डायग्राम को नोट करेंगे। संधि डायोड पीएन संधि की बात कर रहे हैं हम। ये पी भाग है और ये एन भाग है। वोल्टेज बी माइनस प्लस, ये ऋणात्मक आवेश वाहक है, ये धनात्मक आवेश वाहक है बैटरी के धन टर्मिनल पर। ये क्या है? अवक्ष क्षेत्र है। अवक्ष क्षेत्र है x1 से लेकर के x2 तक। यदि एक नेज अर्धचालक में एक और p प्रकार की अशुद्धि तथा दूसरी ओर n प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाए तो बनने वाला डायोड क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। हम पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन लिखेंगे। आइए नोट करिए आप साथ साथ में। यदि एक नेज अर्धचालक में एक और पी प्रकार की अशुद्धि तथा दूसरी ओर एन प्रकार की मिलाई जाए तो बनने वाला डायोड पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। देखिए, नेज अर्धचालक यानी बिल्कुल विशुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक में एक और पी प्रकार की अशुद्धि तथा दूसरी ओर एन प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए तो बनने वाला डायोड क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। यह आपको पीएन जंक्शन डायोड का एक सांकेतिक और प्रारूपिक चित्र दिखाया गया है। इसको ध्यान से देखिए। आपको एक और तो पी प्रकार की अशुद्धि दिखाई दे रही है और दूसरी ओर एन प्रकार की अशुद्धि दिखाई दे रही है। जिस भाग में पी प्रकार की अशुद्धि होती है वहाँ आवेशवाहक होल होते हैं और जिस भाग में एन प्रकार की अशुद्धि होती है वहाँ आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहाँ बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
नोट करेंगे, जिस भाग में पी प्रकार की अशुद्धि होती है, जिस भाग, इसके नीचे से आप नोट करिए आगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस भाग में पी प्रकार की अशुद्धि होती है वहाँ आवेशवाहक होल होते हैं तथा जिस भाग में एन प्रकार की अशुद्धि होती है वहाँ आवेशवाहक, वहाँ बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, एक ओर तो होल की सांद्रता ज़्यादा है और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, अतः वे उस क्षेत्र में विस्तृत होंगे जहां इनकी सांद्रता क्या हो, कम हो। प्रकृति का ये नियम है, कोई भी वस्तु है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। तो पी भाग से होल है वो एन भाग की ओर जाएंगे और एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर विस्तृत होंगे। इस विसरण के फलस्वरूप ये मध्य क्षेत्र में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। ये देखिए, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और संधि डायोड का कुछ भाग है वो गतिशील आवेश रहित हो जाता है। ये भाग है ना वो गतिशील आवेश रहित है, इसको भी हम नोट करेंगे साथ साथ में। देखिए, पी भाग में ऋण आवेशित अशुद्धि ग्राही परमाणु भी होते हैं और भारी होने के कारण ये गतिशील नहीं होते हैं। इसी प्रकार एन भाग में धनावेशित दाता परमाणु भी होते हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये धनावेशित व ऋणावेशित परमाणु है वो एन व पी से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स व होल्स को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अतः ये एक ऐसे विभव का निर्माण करेंगे जो आवेश वाहकों के संयोजन को रोकता है। इसे बैरियर वोल्टेज विभव रोधिका VB से रिप्रेजेंट करते हैं। और वह भाग जिसमें गतिशील आवेश वाहक अनुपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। चूंकि एक और होल की सांद्रता अधिक है तथा दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन की अतः वे उस क्षेत्र में विस्तृत होंगे जहां इनकी सांद्रता कम है। अतः ये होल
P से N की ओर तथा इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विस्तृत होते हैं। जिसके फलस्वरूप ये मध्य क्षेत्र में मिलकर उदासीन हो जाएंगे। अतः संधि डायोड का कुछ भाग गतिशील आवेश रहित हो जाता है। हम जानते हैं P भाग में ऋण आवेशित अशुद्धिग्राही परमाणु भी होते हैं। जो भारी होने के कारण गतिशील नहीं होते हैं। इसी प्रकार N भाग में धनावेशित दाता परमाणु भी होते हैं। अब ये धनावेशित व ऋणावेशित परमाणु ऋणावेशित परमाणु N व P से आने वाले इलेक्ट्रॉन व होल को प्रतिकर्षित करेंगे। अतः ये एक ऐसे विभव का निर्माण करेंगे जो आवेश वाहकों के संयोजन को रोकता है। जो आवेश वाहकों के संयोजन को रोकता है
इसे विभवरोधिका कहते हैं। इसे विभवरोधिका कहते हैं। इसे चित्र में VB से दर्शाया गया है। वह भाग जिसमें इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वह भाग जिसमें गतिशील आवेश वाहक अनुपस्थित होते हैं। अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। इस चित्र में ये x1 से लेके x2 तक कौन सा क्षेत्र है? अवक्षय क्षेत्र है। अब हम केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, 3 केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट तो ये है कि यदि डायोड के सिरों पर हम कोई विभव ना लगाएं, और केस सेकंड में हम पढ़ेंगे कि अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस यानी अग्र बाइस में जोड़ दें, और केस थर्ड हम पढ़ेंगे डायोड को हम रिवर्स बाइस में यानी पश्च बाइस में जोड़ दें। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे केस फर्स्ट, यदि डायोड के सिरे पर कोई विभव नहीं लगाया गया है। लिखिए आप, इस अवस्था में यानी डायोड के सिरों पर अगर हम कोई विभव ना लगाए उस सिचुएशन में पहला केस, यदि डायोड के सिरों पर कोई विभव नहीं लगाया गया है। इस अवस्था में परिपथ में कुल धारा या धारा घनत्व का मान 0 होगा, क्योंकि विभव तो हमने लगाया ही नहीं है। और धारा घनत्व है वो 2 घटकों से मिलकर बनी होती है, एक तो चालन धारा घनत्व है और दूसरा विसरण धारा घनत्व है, और दोनों का योग क्या होगा? 0 होगा। इस अवस्था में
परिपथ में कुल धारा या धारा घनत्व का मान 0 होता है। धारा घनत्व 2 प्रकार के घटकों से बनी होती है। पहला तो है चालक धारा घनत्व तथा विसरण धारा घनत्व। अर्थात यदि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा घनत्व Jn हो तो Jn बराबर JnC चालन धारा घनत्व है प्लस JnD विसरण धारा घनत्व है। दोनों का योग क्या होगा 0। इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर JnC क्या है चालन धारा घनत्व है और JnD है विसरण धारा घनत्व है। देखिए हम कक्षा 12 में ओम का सूक्ष्म नियम पढ़कर आए हैं, उससे हम जानते हैं वी नो दैट JnC है जो चालन धारा घनत्व है ये होता है Ne μN × E। ये हम पुराना संबंध पढ़ के आए हैं धारा घनत्व के लिए इक्वेशन नंबर 2। और विसरण धारा घनत्व भी हम जानते हैं JnD का फॉर्मूला होता है E/dN विसरण गुणांक है और dN/dx इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर ये E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये जो हमने एक गुणांक लिखा है dN इसका मान अलग से लिख देते हैं हम। क्या होता है dN का मान होता है μN kT K वोल्टेज मान कांस्टेंट T परमता अपॉन E इक्वेशन नंबर 4 होता है। देखिए इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इन सभी का मान हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम 2, 3, 4 को 1 में पुट करने पर इक्वेशन 2, 3, 4 को 1 में रखने पर
जे एन बराबर एन ई म्यू एन कैपिटल ई प्लस ई म्यू एन के टी बटा ई इंटू डी एन बटा डी एक्स बराबर 0 हमने मान रख दिया। सभी का मान 0 के बराबर है। यहाँ से देखिए ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। म्यू एन हम कॉमन ले लेके 0 के भाग में भेज देंगे, तो डी एन बाई एन का मान हमारे पास क्या आएगा, डी एन बाई एन का मान हमारे पास आ गया पक्षांतरण से माइनस ई डी एक्स बटा के टी। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को हम अवक्षय क्षेत्र के लिए समाकलन कर देंगे। अवक्षय क्षेत्र के लिए हम समाकलन की सीमा लगाएंगे x1 से x2 तक। इक्वेशन 5 को अवक्षय क्षेत्र के लिए समाकलित करने पर इंटीग्रल एन पी से एन एन डी एन बाई एन बराबर माइनस इंटीग्रल x1 से x2 स्मॉल ई कैपिटल ई डी एक्स अपॉन के टी लॉग एन पी से एन एन बराबर ई बटा के टी इंटीग्रल माइनस यहाँ पे x1 से x2 और e इंटू डी एक्स इजिकल टू ई वी बी बटा के टी। यहाँ तक आप साथ साथ पे नोट करें। सरल करेंगे, सीमा लगा देंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा एन एन बटा एन पी इजिकल टू ई वी बी बटा के टी। यहाँ से हम एन पी का मान निकाल सकते हैं, विच इम्प्लाइज एन पी इजिकल टू एन एन इंटू ई टू द पावर माइनस ई वी बी बटा के टी। इक्वेशन नंबर 6। इसी प्रकार हम एन पी निकाला है, उसी प्रकार हम पी एन भी निकाल सकते हैं। एन पी क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और पी एन क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होल की संख्या। इसी प्रकार हम सिमिलरली ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने एन पी निकाला है उसी प्रकार हम पी पी निकाल सकते हैं। पी पी क्या है, पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या, पी एन बराबर पी पी सिमिलरली लिख सकते हैं। पी एन एन है, उसके स्थान पर पी पी आ जाएगा, और ई टू द पावर
माइनस ई वी बी बटा के टी। इक्वेशन नंबर आ गया 7। इसके बाद हम आगे से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।